आईबीएफ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एमएसएमई चैप्टर 3 इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये चैप्टर पढ़ने से पहले जो है इस चैप्टर का 50% जो है वो एमएसएमई स्कीम 2025-26 की जो वीडियो है उसमें दिया हुआ है। तो आप वहां से 50% आराम से कवर कर लीजिए, वहां पे बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर का, जो कि आपका एमएसएमई स्कीम वाले चैप्टर में नहीं आ रहा है, वही मैं यहाँ पे बताऊंगा। उस चैप्टर को मैं रिपीट करने का कोशिश नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। तो सीधा एक चीज ध्यान रख लीजिए कि जैसे शिव महापुराण में जो है शिव जी से सारा संसार निकला है और विष्णु महापुराण में जो है विष्णु जी से सारा संसार निकला है, वैसे ही अगर आप एमएसएमई का चीज कोई पढ़ रहे हैं तो जो भी बोर्ड बनेगी, जो भी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, वो सिर्फ उसका काम यही होगा कि किसी भी तरह से कैसे भी जो है वो एमएसएमई का डेवलपमेंट हो, एमएसएमई का विकास हो। अगर वो क्लस्टर के लिए बन रही है तो क्लस्टर में डेवलपमेंट हो, अगर वो टेक्नोलॉजी के लिए बन रही है तो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो। किसी भी तरह से जो है बस उसका मेन मकसद यही रहेगा कि एमएसएमई में ही उसका काम हो, डेवलपमेंट हो, उसको आगे बढ़ाए जैसे भी हो। ठीक है? तो इसलिए मैं बहुत सारा एम जो है वो नहीं पढ़ूँगा, बहुत सारा फंक्शन जो है उसको स्किप कर दूँगा, अगर उसमें वही सारी बातें, वही सारी पुरानी चीज़ लिखी होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या-क्या काम किया, तो वो बनाई है आपका एमएसएमई एडवाइजरी बोर्ड। ये एडवाइजरी बोर्ड में आपका 47 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? टोटल 47 मेंबर्स हैं, 20 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। अब इसका चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो आपका सेक्रेटरी होते हैं। एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है या फिर जो मिनिस्ट्री है उसके जो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं वो 5 ऑफिसर जो है अप टू 5 ऑफिसर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं अप टू 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। फिर आपका इंडस्ट्री एसोसिएशन प्रत्येक एसोसिएशन से कम 1 आदमी जो है वो आना चाहिए। मेन फंक्शन क्या है? तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा वो रिकमेंड करता है। शुरू में जो क्लासिफिकेशन हो रहा था उसको 2020 में बदला गया, 2025 में बदला गया। वो आपका एमएसएमई एडवाइजरी बोर्ड जो है उसी के रिकमेंडेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसका क्लासिफिकेशन को चेंज करती है। उसके बाद अगर एमएसएमई के लिए कोई पॉलिसी या प्रोग्राम आता है तो उसका रिव्यू भी जो है आपका एमएसएमई एडवाइजरी बोर्ड करती है। तो इसका रोल क्या है? तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट में रोल है कि आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और इन्वेस्टमेंट नीड के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन के लिए और आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है इसी अकॉर्डिंग एडवाइस करती है। ये किस-किस एरिया को असेस करती है? तो ये आपका कौन-कौन से एरिया को असेस करती है? तो आपका करंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, लेवल उसका क्या है एंटरप्राइजेज़ में वो देखती है। किस एक्सटेंट तक जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है प्लांट, मशीनरीज़ और इक्विपमेंट में वो देखती है। अगर हायर रिक्वायरमेंट है आपका कहीं भी इन्वेस्टमेंट का उसको बूस्ट करने का कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, तो वो उसको ये देखती है। कितना फिज़िबिलिटी है प्रमोशन करना एंटरप्रेन्योरशिप में, उसको भी असेस करती है। ग्लोबल सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड जो है वो किस तरह से उसको पालन किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, ये आपका एमएसएमई एडवाइजरी बोर्ड देखती है। एमएसएमई एडवाइजरी बोर्ड के बाद आता है आपका डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई। इसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे ये एडवाइस करती है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करवाती है, कंसल्टेंसी और सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क सुपरविजन जो है वो प्रोवाइड करती है, प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड स्किल्स इस पे भी ये काम करती है। लाइज़निंग करती है और कोऑर्डिनेशन करती है। लाइज़निंग करने का मतलब क्या होता है कि हेल्प करती है, उसको असिस्ट करती है और कोऑर्डिनेट करती है, मतलब उसको बताती है किस तरह से काम करना है। उसके बाद ये मॉनिटरिंग करती है और आपका इवैल्यूएशन करती है कि किस तरह से जो काम किया गया उसका परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह का रहा है, उसको मॉनिटर करती है, इवैल्यूएट करती है। डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से है? एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर जो होते हैं, वो इस ऑफिस को हेड करते हैं। किस ऑफिस को हेड करते हैं? तो डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई। ये हेड किया जाता है एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर, इनके द्वारा ये हेड किया जाता है। इसमें आपका 32 जो है 32 एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स को बनाया है। उसके बाद इसका 27 ब्रांचेज़ है ऑल ओवर इंडिया में। 4 आपका एमएसएमई टेस्टिंग सेंटर है, 7 आपका एमएसएमई टेस्टिंग स्टेशन है और 18 टेक्नोलॉजी सेंटर हैं और आपका बहुत सारा अदर स्पेशलाइज़्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई के अंदर आता है।
तो बहुत सारा जो है वो स्कीम एमएसएमई डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो बहुत सारा तरह का स्कीम लेके आती है। वो स्कीम को आप देखेंगे कि क्या-क्या स्कीम है। पहला स्कीम है आपका एनएमसीपी स्कीम अंडर 11th प्लान। ये एनएमसीपी क्या है? तो ये है आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। मतलब पूरे इंडिया लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में किस तरह का कॉम्पिटिटिवनेस होगा, इस पे ये काम करती है। एनएमसीपी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। ये आया था आपका 2005 में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 11वां जो 5 ईयर प्लान होता है उसके अंदर। और ये आपका 2007 से 2012 के बीच में जो है ये इम्प्लीमेंट होना था। ऑब्जेक्टिव आपका वही है कि आपका कॉम्पिटिटिवनेस जो है एमएसएमई का वो बढ़ाया जाए, नया टेक्नोलॉजी जो है उसको अडॉप्ट करने में सपोर्ट किया जाए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और मार्केट एक्सपेंशन में जो है एमएसएमई को हेल्प किया जाए और फोस्टर किया जाए कि वो इनोवेशन की तरफ आगे बढ़े और उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपका आता है एमएसएमई डेवलपमेंट कमिश्नर के अंदर वो है आपका द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको बोलते हैं आपका MSECDP, द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका सीधा बात वही है कि यहाँ पे जो क्लस्टर है होगा उसको डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। क्लस्टर मतलब कि एक जगह पे जो है बहुत सारा झुंड जमा हो जाए एमएसएमई यूनिट का, आर्टिसियन का, उसके डेवलपमेंट में ये काम करती है। नेक्स्ट स्कीम है आपका क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये क्या है कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें क्रेडिट मतलब लोन में जो है सब्सिडी देने के लिए इस स्कीम को लाया गया। ये आपका सीजीटीएमएससी की तरह का ही स्कीम समझ सकते हैं, लेकिन सीजीटीएमएससी में जो है इंश्योरेंस रहता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपको सीधा-सीधा सब्सिडी दे देती है, इंटरेस्ट सबवेंशन कर देती है। आपको कुछ आर्थिक बेनिफिट जो है वो दे देती है, मॉनेटरी बेनिफिट जो बोलते हैं, वो आपको प्रोवाइड करती है। तो ये आपका लॉन्च कब किया गया था? ये आपका लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2000 में और फिर आपका 29/9/2005 में इसको रिवाइज किया गया। की फीचर क्या है यहाँ पे? तो ये आपका कैपिटल सब्सिडी देती है 15% का। पहले 2005 से पहले 12% ही दिया जाता था, जो कि अब 15% दिया जाता है कैपिटल सब्सिडी मतलब पैसे का सब्सिडी। और ये किस अमाउंट तक दिया जा सकता है? तो अप टू 1 करोड़ कैपिटल सब्सिडी 15% जो है अप टू 1 करोड़ दिया जा सकता है। किस चीज़ के लिए दिया सकता है? तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जा सकता है जो एलिजिबल हैं प्लांट्स उनके प्लांट, मशीनरीज और इक्विपमेंट्स में खर्चा करने के लिए 1 करोड़ एज़ अ सब्सिडी दिया जा सकता है 15% जो वो लोन लेते हैं उसका। तो कौन-कौन एलिजिबल हो सकता है? तो सबसे पहले तो भाई है उद्यम आधार। जैसे आदमी के लिए आदमी का आधार है सिंपल आम आदमी का आधार, वैसे ही एमएसएमई के लिए है उद्यम आधार। तो सबसे पहले तो सारा एमएसएमई के पास उद्यम आधार होना चाहिए, कोई भी अगर गवर्नमेंट का स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके लिए। और ये आपका एप्लीकेबल होता है दोनों तरह के इंस्टीट्यूशन में, जो आपका कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं या फिर कोई आपका नया एंटरप्राइज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, कि प्रूवन टेक्नोलॉजी में जो अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके लिए। ऑब्जेक्टिव और प्राइमरी गोल क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव और प्राइमरी गोल यही है कि आपका नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो जिससे कि आपका प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसको बढ़ावा मिल सके। तो इसका कवरेज कहाँ तक है? तो इसका कवरेज है 51 अप्रूव्ड एंड सब सेक्टर प्रोडक्ट्स जो है इसके लिए ये आपका अलाउड है। 51 प्रोडक्ट्स किस-किस तरह के हो सकते हैं? तो ये आपका खादी, क्वायर, विलेज, टाइन इंडस्ट्रीज इस तरह के जो इंडस्ट्रीज होते हैं, वो आपका एलिजिबल होते हैं। ये पूरा लिस्ट जो है आप एमएसएमई का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिस्ट आता है, उसमें ये टोटल 51 कौन-कौन से हैं जो आपका CLCSS क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम में आता है, वो आपको उस साइट पे मिल जाएगा। अब देखते हैं आपका सर्टिफिकेशन स्कीम। सर्टिफिकेशन स्कीम क्यों किया जाता है? ताकि जो इंडियन प्रोडक्ट है, जो इंडिया का एमएसएमई का प्रोडक्ट है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो जाए, उसका कॉम्पिटिटिवनेस जो है वर्ल्ड लेवल पे तभी बढ़ेगा जब आपकी वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्शन कीजिएगा, वर्ल्ड लेवल का क्वालिटी आप लेके आइएगा। तो इसके लिए जो है आपका लाया गया है आईएसओ 9000, उसके बाद लाया गया है आपका आईएसओ 14001। तो आपका आईएसओ 9000 क्या करता है? आईएसओ 9000 जो है वो आपको करता है, ये प्रमोट करता है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। आईएसओ 9000 जो है
वो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए मिलता है और आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए मिलता है ISO 14001। 14001 क्यों मिलता है आपका? तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। इस स्कीम का आपका की फीचर है कि आपको 75% तक जो है एक्सपेंडिचर जो आपको इस सर्टिफिकेट को लेने में खर्च हुआ है, वो आपको रिइम्बर्स कर दिया जाएगा, मतलब आपको लौटा दिया जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? तो आपका 75,000 तक मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है। तो आपने जितना खर्चा किया उसका 75% या फिर मैक्सिमम जो है वो 75,000 तक वो आपको मिल सकता है रिइम्बर्समेंट के लिए। एलिजिबल कौन-कौन है? तो आपका एमएसएमई के जो भी सेक्टर हैं वो एलिजिबल हैं। जिनके पास कि उद्योग आधार है, उद्योग आधार भाई मस्त ही है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। और उस यूनिट जो यूनिट एलिजिबल होंगे उनके पास NABC का सर्टिफिकेट होना भी मस्ट है। तो उनको NABC का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा अगर उनको ISO 9000 या ISO 14001 या दोनों में सर्टिफिकेट का रिइंबर्समेंट चाहिए तो। ये आपका वन टाइम बेनिफिट है, मतलब एक यूनिट को जो है एक सर्टिफिकेट के लिए एक बार ही रिइंबर्समेंट दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट है आपका एमएसएमई एमडीए। एमएसएमई एमडीए क्या है आपका? तो ये है आपका मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। ये आपका मार्केटिंग करने के लिए हेल्प करने का स्कीम है, ठीक है? तो अगर आप मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, एयर फेयर आप ले रहे हैं, कहीं बाहर इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो आपका ये 75% तक रिम्बर्स कर देता है, जो आपको फ्लाइट में टिकट लगा है। इसके साथ जो है ये आपका फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या देता है आपका? तो आपका स्पेसिफिक सेक्टर जो है उसमें 2 लाख तक का जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दे देता है। और वहीं आपका एंटी डंपिंग में जो है 50% तक रिम्बर्स कर देता है। नेक्स्ट है आपका मिनी टूल रूम, एमटीआर बोलते हैं इसको, मिनी टूल रूम। इसमें क्या होता है? तो आपका टूलिंग, प्रिसीजन कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग में जो है वो हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प करती है? तो यहाँ पे ना इसका 3 मॉडल है। एक तो ये आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल जो होता है, इस मॉडल के अंदर ये काम करती है। 3 तरह के मॉडल पे काम करता है। पहला मॉडल में जो है वो आपका प्राइवेट पार्टनर्स होता है, जैसे कि आपका फार्म, एनजीओ, सोसाइटी, इंडस्ट्री ये होता है। ये क्या करता है? तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है अप टू 40% प्रोजेक्ट कॉस्ट का या फिर 9 करोड़ तक जो है, जो भी कम होगा, वो आपको प्रोवाइड कर देता है। मॉडल 2 में जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एजेंसी जो है, वो आपका मैनेज करती है। न्यू टूल रन बनाने के लिए 90% तक अंडर मॉडल 2 जो है या फिर अप टू 9 करोड़ तक सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और बाकी का जो पैसा है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पे करती है। थर्ड मॉडल जो है ये है आपका अपग्रेडेशन ऑफ स्टेट एग्जिस्टिंग टूल रूम्स। जो पहले से स्टेट के पास एग्जिस्टिंग टूल रूम्स है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके अपग्रेडेशन के लिए जो है 75% ऑफ मशीनरीज इक्विपमेंट कॉस्ट मैक्सिमम 7.5 करोड़ तक ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है। MGIRI, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपका कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका वर्धा, वर्धा महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये आपका सोसाइटी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। सोसाइटी एक्ट 8060 जो है उसके अंदर इसका गठन किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रिसर्च, डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड करता है आपको एमएसएमई यूनिट को। फिर है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, NIMSME। NIMSME का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूट है एमएसएमई के लिए। ये आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। इसको जो है पहले बोला जाता था NISIET, लेकिन अब इसको बोला जाता है NIMSME। इसका इंसेप्शन किया गया था 1960 में। ये भी आपका ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, रिसर्च और एजुकेशन प्रोवाइड करती है एमएसएमई यूनिट को। अगला है आपका NIESBUD, NIESBUD। ये क्या है आपका? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। तो इसका मेन जो प्रोग्राम इसके अंदर आता है वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए आता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए आता है, स्टार्टअप इंडिया में इसका प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है ये लेता है,
एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम इसके अंदर आता है, आपका डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स का प्रोग्राम आता है NIESBUD के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका NIESBUD का? तो ये आपको प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। ये आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती है और ई लर्निंग भी प्रोवाइड करती है। साथ ही की फंक्शन क्या है इसका? तो ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है, कैपेसिटी बिल्डिंग करवाती है, रिसर्च और पब्लिकेशंस में हेल्प करती है, पॉलिसी जो है उसका भी एडवोकेसी करती है और साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो भी ये करती है। नेक्स्ट है आपका स्फूर्ति। स्फूर्ति का बहुत बार जो है डायरेक्ट ही फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। स्फूर्ति में आपका है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। पूर्ति में अगर आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, तो आपका पूरा याद रह जाएगा। पूर्ति का फुल फॉर्म है आपका स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो इसका सीधा ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो भी होगा उसको डेवलप करने में, उसका क्लस्टर को डेवलपमेंट करने में, उसको प्रमोट करने में, इनहैंस करने में, उसको मार्केट तक पहुंचाने में, उसको एस्टेब्लिश करने में, उसको अगर किसी भी तरह का जो टेक्नोलॉजी है वो चाहिए उसको देने में, किसी तरह का उसको स्किल का ट्रेनिंग चाहिए वो देने में, और उसको डिजिटल मार्केट से कैसे जोड़ना है उसमें ये हेल्प करती है। स्ट्रैटेजी क्या-क्या यूज़ करती है? तो आपका ये इम्प्रूव्ड पैकेजिंग मेथड जो है वो बताती है, बेटर डिज़ाइन जो है वो प्रोवाइड करवाती है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो है ये दिलवाती है और आपका ब्रांड बिल्डिंग करती है। एक छोटा-सा गाँव का ब्रांड जो है, कैसे एक बड़ा वर्ल्ड लेवल का ब्रांड बन सकता है, इसमें आपका स्फूर्ति स्कीम जो है वो हेल्प करती है। स्फूर्ति स्कीम जो है आपका इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स प्रोवाइड करती है। ब्रांडिंग के अंदर जो है वो प्रोडक्ट वैल्यू और मार्केट रीच जो है वो बताती है और ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करती है ये। अब नेक्स्ट है आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, एनएसआईसी नेक्स्ट है आपका। एनएसआईसी का अगर आप रोल देखिएगा तो ये आपका मार्केटिंग सपोर्ट करती है। किसी में सपोर्ट करती है भाई? तो ये टेंडर में सपोर्ट करती है, एग्जीबिशंस में सपोर्ट करती है, बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग जो होता है उसमें सपोर्ट करती है और ई-कॉमर्स का पोर्टल जो है वो भी प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करता है? एनएसआईसी। एनएसआईसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। अब ये आपका क्रेडिट सपोर्ट जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करती है? तो ये आपका फाइनेंस देती है फ्रॉम बैंक से लेके और जो है एमएसएमई को फाइनेंस दिलवाती है। रॉ मटेरियल में असिस्टेंस देती है और बिल डिस्काउंटिंग कर देती है। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? तो बिल डिस्काउंटिंग आप जेईई में पढ़िएगा। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है कि अगर आप कोई जो है इंपोर्टर वो सामान के बदले जो है कोई बिल दे देता है कि आप सामान हमको दीजिए और ये आप चेक रखिए, आप फला डेट में जो है ये चेक भजा लीजिएगा। तो उसको एमएसएमई जो यूनिट होता है, जो एक्सपोर्टर होता है, उसको वेट करना पड़ता है कि वो सामान पहुँचेगा, वो डेट आएगा तब पैसा लेंगे। तब तक उसको अगर पैसे का ज़रूरत है तो वो जो उसको चेक मिला है, जो बिल मिला है, वो एनएसआईसी के पास दे देगी और एनएसआईसी से जो है वो कुछ डिस्काउंट पे, कुछ परसेंट कम पे वो पैसा लेके और इंस्टेंट अपना काम कर सकती है। और ये रॉ मटेरियल किस तरह का आपको प्रोवाइड करता है? तो आपका स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर, ये सब आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। एनएसआईसी जो है आपका फाइनेंशियल एड से लेके आपका बिज़नेस डेवलपमेंट तक किस तरह से काम करती है। फाइनेंशियल एड में जो है आपका क्रेडिट सपोर्ट देती है। वहाँ पे उसके बाद जो है आपका मटेरियल असिस्टेंस जो है वो रॉ मटेरियल जो यहाँ पे है, वो प्रोवाइड करती है। मार्केटिंग सपोर्ट किस तरह से मार्केटिंग होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग तक, ई-कॉमर्स तक पहुँचाती है। एमएसएमई को इनकरेज करती है कि वो क्रेडिट रेटिंग करवाएँ और अपना क्रेडिबिलिटी जो है उसको बढ़वाएँ। एसपीआरएस के अंदर जो है ये रजिस्ट्रेशन करवाती है ताकि गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसका बेनिफिट मिल सके। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करती है। बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग करवाती है, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करती है और आपका टेक्नोलॉजी जो है उसका इनकम्बिशन में जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका स्टेट गवर्नमेंट एमएसएमई सपोर्ट नेटवर्क।
स्टेट गवर्नमेंट एमएसएमई नेटवर्क सपोर्ट जो है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट की कौन-कौन सा ऐसा स्कीम लेके आई है। जैसे अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। अब है आपका स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से जो है वो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क प्रोवाइड करती है, क्या-क्या चीज़ प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट में आता है आपका डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़, सबसे पहले ये आता है आपका। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, फिर आता है आपका स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके बाद आता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके साथ आता है आपका स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और फाइनल जो है वो है आपका स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अलावा भी बहुत सारा है लेकिन ये सब आपका मेन चीज है। डीआईसी, डीआईसी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस देख लेते हैं। तो डीआईसी का फुल फॉर्म क्या है आपका? तो डीआईसी का फुल फॉर्म है आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। डीआईसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। ये एस्टैब्लिश किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इंडिया के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वही ऑब्जेक्टिव है एमएसएमई का ग्रोथ करना। की फंक्शन क्या है? तो न्यू एंटरप्रेन्योर को ये हेल्प करती है। की फंक्शन क्या है? तो आपका रजिस्टर करवाती है एमएसएमई को। ये हेल्प करती है आपका एंटरप्रेन्योर का लोन लेने में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में ये हेल्प करती है आपका, इंडस्ट्रियल प्लॉट एलोकेट करने में भी आपको मदद करती है। ये ऑर्गेनाइज करती है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपका जो भी इंफॉर्मेशन होता है नया स्कीम के का उसको ये बताती है और एमएसएमई को ये हेल्प करती है कि वो ट्रेड फेयर में जो है पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट है आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एसएफसी। एसएफसी का फुल फॉर्म स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। स्टैब्लिश कैसे हुआ था? तो ये हुआ था आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के अंदर ये स्टैब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ऑब्जेक्टिव वही है फाइनेंस प्रोवाइड करना स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को। ये क्रेडिट गैप को जो है वो ब्रीच करती है। बैंक और एंटरप्रेन्योर के बीच का जो क्रेडिट गैप है ये उसको फुलफिल करती है और ये बैकवर्ड एरियाज में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने का भी काम करती है। अब यहाँ पे देखिए कि एसएफसी का फंक्शन जो है वो किस-किस इंडस्ट्रीज में किस तरह से है। तो ये टर्म लोन जो है वो एमएसएमई के सारे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रांसपोर्ट तीनों में ही टर्म लोन प्रोवाइड कराती है। प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और सर्विस एंटरप्राइजेज जो है उसको सिर्फ देती है। रीफाइनेंसिंग सपोर्ट जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट छोड़ के बाकी सब में कर देती है। एडवाइजरी सर्विस जो है ये भी आपका ट्रांसपोर्ट में नहीं देती है, बाकी दोनों में देती है। एंटरप्रेन्योर को जो है वो ट्रांसपोर्ट के अलावा बाकी सब में एंटरप्रेन्योर को असिस्ट भी कर देती है। बिल डिस्काउंट जो है ये भी ट्रांसपोर्ट में नहीं करती है, बाकी दोनों में आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेज जो है उसमें बिल डिस्काउंटिंग भी कर देती है। नेक्स्ट है आपका स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका कोर फंक्शन क्या है? इसका कोर फंक्शन है आपका इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ये आपका बहुत सारे तरह का सबमिट जो है उसको ऑर्गेनाइज करती है ताकि इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट हो और एमएसएमई यूनिट जो है उसमें इन्वेस्ट करे। उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड जो होता है उसको एस्टैब्लिश करने में ये आपका बहुत अच्छा काम करती है, उसको मैनेज करने का भी काम करती है। प्रोजेक्ट प्रमोशन में ये आपका हेल्प करती है। जो जॉइंट वेंचर होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट एंटिटीज के बीच उसको ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती है और ये आपका इक्विटी पार्टिसिपेशन भी करती है। ये आपका सॉफ्ट लोन देती है एंटरप्राइजेस को जहां पे कि इक्विटी के बदले लोन दिया जाता है। ये आपका काम था स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। इसके बाद है आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। अब इसका की फंक्शन क्या है? तो की फंक्शन इसका है कि ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, इक्विटी पार्टिसिपेशन करती है, प्रोजेक्ट प्रमोशन करती है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करती है और पॉलिसी प्रमोशन भी करती है ये और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी करती है। नेक्स्ट है आपका स्टेट इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इससे पहले था आपका स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ये है आपका स्टेट इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसको बोलते हैं आपका एसआईडीसी। एसआईडीसी है आपका स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एसआईआईसी स्टेट इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो है वो कुछ-कुछ एरिया में एक साथ काम करती है, यूनाइटेड होके काम करती है
जबकि कुछ-कुछ एरिया ये इंडिपेंडेंट है, उसमें फ्रीली काम करती है, अपने हिसाब से काम करती है। तो एसआईआईसी और एसआईडीसी जो है ये ओवरलैप भी करती है और आपका डिस्टिंक्ट भी रहती है। अब देखते हैं कि एसआईआईसी का फंक्शन क्या है? तो ये आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो करती है। ये आपका प्रमोट करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन जो है उसको प्रमोट करती है। लार्ज इंडस्ट्रीज से जो है वो वेंचर कैपिटल भी प्रोवाइड कराती है एमएसएमई को। और ये एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी अट्रैक्ट करती है एमएसएमई यूनिट के लिए। नेक्स्ट है आपका एसएसआईडीसी। एसएसआईडीसी क्या है? तो ये है आपका स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एसएसआईडीसी स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है एमएसएमई का ग्रोथ हो। ये आपका असिस्टेंस जो है वो भी प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी जो है उसका असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। और ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप को जो है डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करती है, प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि आपका स्पेशली वीकर सेक्शन में है, वुमेन है या रूरल एरियाज में जो है, उसको ये काफ़ी प्रमोट करती है। एसएसआईडीसी का की फंक्शन क्या है? तो ये आपका की फंक्शन है कि ये वेंडर रजिस्ट्रेशंस करवाती है, रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है, मार्केट असिस्टेंस देती है, फिर आपका कंसोर्टियम बाइंग करती है। कंसोर्टियम बाइंग मतलब एक जगह ही बाई कर लेती है और फिर छोटे-छोटे एमएसएमई को सेल कर देती है। इससे फायदा क्या होता है कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है और एक जगह बाय करने से बार्गेनिंग पावर जो है वो भी बढ़ जाता है। फिर ये ट्रेड प्रमोशन करता है, वो कैसे करता है? तो ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन लगा के ये ट्रेड फेयर को प्रमोट करता है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करता है, उनका ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करके। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल एस्टेट और वर्क सेट प्रोवाइड करके। और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो देता है लोन और सब्सिडी प्रोवाइड करके। नेक्स्ट है आपका हुडको। हुडको क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका नाम से ही है कि आपका इसका मेन काम होगा हाउसिंग डेवलपमेंट में। और किस एरिया में? तो अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन एरियाज में जो है वो हाउसिंग को कैसे डेवलप किया जाएगा। आप इसका हुडको जो है न्यू टाउन का एरिया जो कोलकाता में है वहां पे आप देख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सीधा सा है, हाउसिंग को डेवलप करने का। ये प्रमोट करती है इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट को और ये सपोर्ट करती है इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को। उसके बाद टीसीओ, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये है आपका टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, टीसीओ। तो टीसीओ क्या है? टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन है और ये आपका प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? तो ये आपको एमएसएमई यूनिट को प्रोवाइड करती है। एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए प्रोवाइड करती है आपका। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मिलके काम करते हैं। और ये जॉइंटली एस्टैब्लिश किया गया था ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि आपका आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और सिडबी जो है जॉइंटली इसको मिलके जो है ये इसके अंदर जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक भी आता है। टीसीओ जो बना था वो आपका बना था कि आपका टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने को, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से उसमें फैसिलिटेट किया जाए, उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी का सर्विस जो है वो प्रोवाइड किया। इसका अभी देख लेते हैं कि और क्या-क्या एक्टिविटीज़ है, किस तरह से एक्टिविटीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आपका क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करती है। ये कंडक्ट करती है इंडस्ट्री पोटेंशियल सर्वे, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी को ये चेक करती है। मतलब टेक्नोलॉजी से वो जो प्रोजेक्ट है वो कितना वायबल है, कितना उसमें आपका इन्वेस्ट किया जा सकता है, कितना उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, वो भी आपका देखती है टीसीओ। उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में ये काम करती है। एनर्जी और एनवायरनमेंट रिसर्च मैनेजमेंट में काम करती है। एनपीए रेज़ोल्यूशन में भी आपका टीसीओ का रोल है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है बैंक का, उसको रिज़ॉल्व करने में टीसीओ बहुत अच्छा हेल्प करती है। वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है ये। ये आपका डिटेल्ड आउटलाइन बनाती है किसी भी प्रोजेक्ट का, कि वो प्रोजेक्ट जो है किस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी, किस तरह से उसमें टेक्नोलॉजी जो है यूज़ किया जाएगा, उसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट गाइडलाइन बनाती है, आउटलाइन बनाती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाती है।
ये बहुत तरह का जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को कंडक्ट करती है, प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है। ये आपका मार्केट रिसर्च करती है बहुत सारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है उसके लिए, और ये आपका मर्चेंट बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ-साथ जो है वो कंसल्टेंसी देती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो एंटरप्राइजेज़ हैं उनको गाइड कर देती है बिज़नेस, तो वो किस तरह से एक्सपोर्ट कर पाएँगे, उसमें टीसीओ जो है हेल्प करती है। तो टीसीओ का आपने रोल क्या-क्या देखा? टीसीओ का आपने रोल देखा कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर देती है, मार्केट रिसर्च प्रोवाइड कर देती है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम देती है, लोन जो है वो प्रोवाइड करा देती है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट तो ये देती है, क्लस्टर डेवलपमेंट करता है और आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है उसमें हेल्प कर देता है और कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत तरह का जो ट्रेनिंग होता है, वो प्रोवाइड करके कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है टीसीओ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका कमर्शियल बैंक जो है या आरबीआई जो है या बहुत तरह का गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है, एमएसएमई को फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है ताकि जो एमएसएमई स्टार्ट हो रहा है, वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक बहुत अच्छे से रीच कर पाए। उनके पास जो लिमिटेड एमएसएमई का फाइनेंस है, जो लिमिटेड रिसोर्स है, उसको बैंकिंग सर्विस के द्वारा, क्रेडिट इनफ्लो के द्वारा और आपका एनहांस गारंटी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसके द्वारा जो है वो फाइनल अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे, इम्प्रूव कर ले अपनी क्वालिटी को, वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो इसके लिए रिकमेंडेशन देखिएगा बहुत सारा कमिटी बनता है बार-बार, तो वो कमिटी का रिकमेंडेशन देखिएगा तो यहाँ पे आपका है टीएके, श्री टीकेए नैयर, ये आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वो आपका दिए थे रिकमेंडेशन, ये क्या बोले थे? वो जो है पर ईयर 20% ईयर टू ईयर ग्रोथ करना होगा। किसमें ग्रोथ करना होगा? तो एमएसएमई को जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आपको 20% ईयर टू ईयर ग्रोथ करना होगा। जिसके लिए कि 60% जो है वो लोन प्रोवाइड करना होगा आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस को। उसके बाद सेकंड है आपका श्री वी के शर्मा, ये आपका चेयरमैन थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आरबीआई के। इनका एक रिकमेंडेशन आया था वर्किंग ग्रुप के लिए। ये कह रहा था कि आपका आरबीआई जो है वो रिव्यू करेगी, आपका क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है उसको रिव्यू करेगी और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो कि अभी आप जानते हैं सीजीटीएमएससी के नाम से, उस रिव्यूइंग पावर आरबीआई को मिल गया था। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है? तो सबसे पहले तो आपका आरबीआई है, वो प्रोवाइड करती है बहुत तरह का रूल, रिव्यू, गाइडलाइन इसके थ्रू। सेकंड है आपका ऑल इंडियन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। इसमें आपका क्या-क्या आता है? तो इसमें आपका सिडबी आता है। सिडबी जो है अप्रैल 1990 में जो है बनी थी और वो उस समय सब्सिडियरी थी आईडीबीआई की। उसके बाद एग्जिम बैंक आता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है आपका नाबार्ड, नाबार्ड क्या है आपका? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है आपका एनसीडीसी, एनसीडीसी क्या है? एनसीडीसी आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। थर्ड है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट और कौन-कौन प्रोवाइड करता है? तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है, कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करता है, रीजनल रूरल बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके साथ फोर्थ तरह जो है जिससे कि असिस्टेंस मिलता है एमएसएमई सेक्टर को, वो है आपका क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर। क्रेडिट गारंटी स्कीम किस-किस तरह का आपको मिलता है एमएसएमई को? तो वो आपका मिलता है डीआईसीजीसी। ये क्या है? ये है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आपको प्रोवाइड करती है असिस्टेंस। डीआईसीजीसी का नाम आप सुने होंगे कि जो भी बैंक में जिनका भी डिपॉजिट है, वो 5 लाख तक जो है वो डीआईसीजीसी के पास जो इंश्योर्ड रहता है। उसके बाद है आपका ईसीजीसी। ईसीजीसी क्या है आपका? तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक्सपोर्ट में आपका गारंटी प्रोवाइड करती है लोन्स के लिए। और जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो आपका क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सीजीटीएमएससी। इसके अलावा और क्या-क्या है? तो इसके अलावा है आपका एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। उसके बाद है आपका स्टेट
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SSIDC, उसके बाद है आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, उसके बाद आता है आपका हैंडलूम बोर्ड और फिर आता है आपका क्वायर बोर्ड। तो ये 5 तरीका जो मेन आप देख रहे हैं उसके द्वारा जो है एमएसएमई को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है इंडिया में। अब यहाँ पे देखते हैं नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म हमने पहले देख लिया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको एस्टैब्लिश किया गया था आपको जुलाई 82, 12th ऑफ जुलाई 82, 12 जुलाई 1982 को इसका स्टैब्लिश किया गया था नाबार्ड एक्ट 1981 के अंदर। नाबार्ड एक्ट 1981 के अंदर नाबार्ड को बनाया गया था 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और ओनरशिप किसके पास है? तो 100% ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। नाबार्ड का काम क्या है? तो नाबार्ड का बहुत सारा काम है, यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आपका सुपरविजन प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव बैंक्स, ओरिजिनल रूरल बैंक्स के द्वारा। फिर आपका रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। रीफाइनेंसिंग क्या होता है? तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे जो है वो लोन लेके और एमएसएमई यूनिट को लोन प्रोवाइड करना। उसके बाद ये सपोर्ट करती है रूरल एमएसएमई को, वहाँ पे आपका क्रेडिट फैसिलिटेशन करती है और कैपेसिटी बिल्डिंग करवाती है ट्रेनिंग वगैरह देके। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मतलब क्लाइमेट से जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट ना हो वो बताती है किसानों को कि आप इस तरह का खेती कीजिए। और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो बढ़ावा देती है। इसके साथ साथ जो है वो सपोर्ट करती है एफपीओस को, एक कलेक्टिव फार्मिंग और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में काम आता है। फिर आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है ये काम करती है। तो किस तरह का काम करती है? तो रोड्स बनाती है और आपका इरिगेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ जो है ये रिसर्च और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। रिसर्च और ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करती है? तो आपका BIRD के द्वारा जो है ये आपका ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका एग्जिम बैंक। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1982 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अंदर। ओनरशिप कौन है? तो आपका होल्ली ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और ये भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका काम क्या है? तो आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना। उसके लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि एक चेन प्रोवाइड करती है आपका एक्सपोर्टर्स को कि आप इस थ्रू से जो है हमेशा पैसा लीजिए, प्रोडक्ट बनाइए और एक्सपोर्ट कीजिए। फिर जो एक्सपोर्ट से आपका पैसा आता है वो उससे आप चुकाइए। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट जो है उसमें ये हेल्प करती है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है एक्सपोर्टर्स को। एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड कराती है, टेक्नोलॉजी के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराती है और ये एडवाइजरी सर्विस जो है वो भी देती है एमएसएमई यूनिट को एक्सपोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका BCSBI। BCSBI क्या है आपका? तो ये है आपका बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। BCSBI का रोल किस तरह से आपका एमएसएमई के लिए, तो वो आगे देखेंगे। ये आपका फॉर्म किया गया था फरवरी 2006 में और ये आपका एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है। इसका भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। ये प्रमोट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो बीसीएसबीआई का फंक्शन क्या है आपका एमएसएमई में? तो ये कोड प्रोवाइड करती है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ये कोड प्रोवाइड करती है कि आप इस तरह से फेयर प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से जो एमएसएमई को लोन दीजिए वहां पे कहीं चीट नहीं कीजिए, उनके साथ सब कुछ सही से बता के काम कीजिए ताकि यूनिट को जो है हेल्प हो, सीख ना हो और वो प्रमोट हो, आगे बढ़े। नेक्स्ट है ये मॉनिटर करती है कि जो भी ये रूल है, बैंकिंग नॉर्म्स है, उसको बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है बहुत सारे तरह का वो प्रोवाइड कराती है। ये रिव्यू और इंस्पेक्शन भी करती है और साथ में अगर किसी तरह का कंप्लेन आता है तो उसको भी बीसीएसबीआई देखती है। बीसीएसबीआई का कोड क्या है जो कि ये देती है बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को? तो ये कहते हैं बैंक को कि बैंक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो कस्टमर के लिए। हर चीज़ के लिए जो है बैंक को पैसा नहीं देना पड़े, ठीक है? जो भी बैंक काम करे वो सिंपल, स्टैंडर्ड और ईज़ी हो एमएसएमई के लिए। ये नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोन देना है। अवेलेबिलिटी जो है बैंक के पास जाना एटलीस्ट फ्री हो, बैंक से बात करना एटलीस्ट फ्री हो, बैंक से कोई एडवाइस लेना जो हो वो एटलीस्ट फ्री हो, ठीक है? लोन जो है उसका एक्नॉलेजमेंट राइटिंग इन राइटिंग होगा, ये आपको बीसीएसबीआई कहती है।
और लोन्स जो है अगर बैंक के पास आ रहा है तो उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक टाइम जो है उसके अंदर ही डिस्पोज़ कर देना है। जैसे बीसीएसबीआई कहती है आपका कि 5 लाख तक का जो लोन है, उसको आप 2 वीक के अंदर खत्म कीजिए और आपका 5 लाख से 25 लाख का जो लोन है, उसको 4 वीक के अंदर आप प्रोवाइड कराइए। और 25 लाख से जो ऊपर का है, उसको विदिन 8 वीक, 2 महीने के अंदर जो है, वो आप प्रोवाइड कीजिए और डिसबर्समेंट जो है सारा काम कंप्लीट होने के बाद 2 दिन के अंदर जो है, आप डिसबर्स करवाइए। अगर कोई रिजेक्शन हो रहा है तो रिजेक्शन का प्रॉपर रीजन जो है वो आप डिटेल में बताइएगा, इन राइटिंग प्रोवाइड करिएगा एमएसएमई यूनिट को कि आपका क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका 2 ऑफ अप्रैल 1990 में बना था। ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि मुंबई दिल्ली से हट के इसका हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर थोड़ा ध्यान में रखना ज्यादा अच्छा होता है। ये भी पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसका की फंक्शन क्या है? इसका ये की फंक्शन है आपका कि ये ग्रीन फाइनेंस देती है। मतलब ये आपका लोन देती है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। फिर आपका ये कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग क्या करती है? तो एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट जो है, स्किल ट्रेनिंग जो है, वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये क्रेडिट रेटिंग जो है, ये देती है कि एमएसएमई को सपोर्ट करती है कि उनका क्रेडिट जो है, प्रोफाइल जो है, उसको सही से इम्प्रूव किया जाए। फिर आपका ये जो है रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है, तो रीफाइनेंसिंग कैसे प्रोवाइड करती है? तो ये आपका रीफाइनेंसिंग सपोर्ट जो है बैंक के थ्रू या एनबीएफसी के थ्रू या फिर एमएसएमई लेंडिंग के थ्रू जो है ये प्रोवाइड करती है। इसके बाद डायरेक्ट लेंडिंग जो है वो लोन प्रोवाइड करती है डायरेक्ट मशीनरीज के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए या एक्सपेंशन के लिए। ये स्पेशल फंडिंग प्रोवाइड करती है आपका टेक स्टार्टअप के लिए और अर्ली स्टेज इनोवेशन के लिए। कौन प्रोवाइड करती है? सिडबी। नेक्स्ट है आपका समेरा। समेरा का फुल फॉर्म है आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। समेरा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टैब्लिश हुआ था 2005 में। हेडक्वार्टर वही मुंबई महाराष्ट्र है। प्रमोट किया जाता है आपका सिडबी के द्वारा और डंस एंड ब्रैडस्ट्रीट, डंस एंड ब्रैडस्ट्रीट, डीएनबी के द्वारा ये प्रमोट किया जाता है और बाकी अदर प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक जो है, फॉरेन बैंक जो है, इनके द्वारा भी प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे रेटिंग जो है वो 3 तरह से किया जाता है, SE1A, SE2B और SE4C। ए रेटिंग जिनका होता है वो हाईएस्ट परफॉर्मेंस और कैपेसिटी होता है। बी रेटिंग जिनका होता है उनका भी जो परफॉर्मेंस होता है वो हाई होता है, लेकिन मॉडरेट फाइनेंशियल रिस्क रहता है। ए रेटिंग में रिस्क जो होता है वो लो होता है और सी रेटिंग में रिस्क बहुत हाई हो जाता है और परफॉर्मेंस जो होता है वो बहुत खराब होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बहुत सारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन-कौन सा है, उसका फुल फॉर्म क्या है और उसका फोकस एरिया क्या है। तो पहला है आपका FISME। ये है आपका, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और इसका फोकस एरिया जो है वो पॉलिसी एडवोकेसी करती है, स्किल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है। फिर है आपका CII-SME। इसका फुल फॉर्म है आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज एसएमई काउंसिल, CII-SME, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री एसएमई काउंसिल। तो ये आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट में काम करती है। FICCI, इसका फुल फॉर्म है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका भी आपका काम उसी तरह का है कि आपका पॉलिसी एंगेजमेंट रहता है, क्लस्टर डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। फिर है आपका एसोचैम, एमएसएमई काउंसिल के अंदर आता है। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है आपका? तो एसोचैम का फुल फॉर्म है आपका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम का फुल फॉर्म है आपका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। उसके बाद है आपका LUB, लघु उद्योग भारती। फिर है आपका NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। फिर आपका INDIA-SME का फुल फॉर्म आपका इंडिया एसएमई फोरम। नेक्स्ट है आपका AIMO, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर है आपका एसएमई चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सबसे लास्ट है आपका FASII, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया।
यहाँ पे देखिए मिला-जुला के सबका काम उसी तरह का है, इसलिए फ़ोकस एरिया पे हम ज़्यादा नहीं बताए हैं। जो नॉर्मल नाम दिया हुआ है और फुल फॉर्म दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे बता दिए हैं। इसको भी आप स्टॉप करके जो है खुद से नोट कर लीजिए, खुद से याद कर लीजिए, थोड़ा आपको मेमोरी करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको याद रखना पड़ेगा। 1-2 बार आप अगर रिपीट कर लेते हैं, तो ये आपको याद हो जाएगा।